दादी माँ की टेस्टी डम्पलिंग्स खाकर मेरा स्पेशल डे और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। और फिर बस मैं निकल पड़ती हूँ अपनी राह पे। आज मैं सबसे पहले कपकेक्स लेकर बैरिस के घर गई थी, जो कि एक 9 साल का लड़का है जिसकी मॉम नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। बैरिस की मॉम भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई जब वो सिर्फ 5 साल का था। इसी तरह मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी जब मैं सिर्फ 9 साल की थी। मॉम के जाने के बाद डैड ने वो हर खुशी मुझे दी जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। इसलिए मैं भी उन सभी लोगों की ज़िंदगी में वो खुशियाँ भर देना चाहती हूँ जिनकी ज़िंदगी किसी अपने के ना होने से अधूरी है। मैं जानती हूँ मैं उन सभी की तकलीफ़ें हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, कुछ पल की खुशी देकर उन्हें ज़िंदगी भर की अच्छी यादें ज़रूर दे सकती हूँ। आज का मौसम भी बिल्कुल मेरी उस अच्छी याद की तरह है जो मैं सभी को देना चाहती हूँ। मेरे सारे कपकेक्स भी ख़त्म हो गए, सिर्फ बास्केट में एक ही कपकेक बचा है। डैड कहते हैं जो भी लास्ट में बचता है वो किसी स्पेशल के लिए होता है। शायद ये भी किसी स्पेशल वन के लिए है। ओह, स्पेशल से याद आया, आज तो मेरा बर्थडे है और घर पर सभी मेरा वेट कर रहे होंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ओहो रे, तू भी ना, अब जल्दी चल वरना सभी लोग तेरे इंतज़ार में दरवाजे पर ही खड़े हो जाएंगे। मैं ये सब खुद में बड़बड़ाती हुई तेज़ तेज़ कदमों से चलकर घर की ओर जाने लगती हूँ कि तभी मुझे कहीं से कुछ टूटने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मेरे कदम अपने आप चलते चलते रुक जाते हैं और उस ओर जाने लगते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई थी। ये आवाज़ एक घर में से आई थी जिसकी चिमनी से निकलता हुआ धुआं मैं साफ देख पा रही थी। उस घर में 2 लोग लड़ रहे थे जिनकी चिल्लाने की आवाज़ घर के बाहर तक आ रही होती है। मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उस घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो जाती हूँ। तभी मुझे किसी के दरवाजे खोलने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मैं फ़ौरन दीवार के पीछे छुप जाती हूँ। मेरे छुपते ही कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है, जिसके कदमों की आवाज़ मैं सुन पा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही कदमों की आवाज़ आना बंद हो जाती है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा दीवार के पीछे से झाँक कर देखती हूँ तो वहाँ कोई लड़का खड़ा होता है, अपना सर नीचे झुकाए। वो मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ा था, जिससे मैं उसे आसानी से देख पा रही थी, लेकिन दीवार के पीछे छुपे होने की वजह से वो मुझे नहीं देख सकता था। वो इसी तरह अपना सर झुकाए काफ़ी देर तक यूं ही खड़ा रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे वो कोई इंसान की तरह नहीं बल्कि कोई स्नोमैन का पुतला खड़ा हो, क्योंकि वो बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये यहाँ से जाए तब मैं अपने घर तो जाऊँ ज़रा। अब भला मैं अपने घर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? अगर आज मुझे घर जाने में ज़रा भी देर हुई तो शायद सब लोग बाहर मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। आखिर कौन है ये, और इतनी ठंड में इस तरह स्टैचू बना हुआ क्यों खड़ा है बाहर? क्या इसे कोई परेशानी है? क्या मुझे पूछना चाहिए इसके पास जाकर? मैं अपना सिर दीवार से लगाए हुए ये सारी बातें सोच ही रही होती हूँ कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मैं फ़ौरन दीवार के पीछे से बाहर आती हूँ। तभी स्नोफॉल होने लगती है, लेकिन जब मैं सामने की ओर देखती हूँ तो जहाँ वो लड़का खड़ा हुआ था तो एकदम हैरान हो जाती हूँ। वो लड़का कस के अपनी आंखें बंद किए हुए बस रोए जा रहा था। इस बार मैं उसका चेहरा साफ देख पा रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे उसका इस तरह रोना देखा नहीं जा रहा था। उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे एक अजीब सी तकलीफ़ और बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, फिर ये बेचैनी क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन अब और नहीं देख सकती मैं उसे इस तरह रोते हुए। इसलिए मैं बिना वक्त ज़ाया किए भागते हुए फ़ौरन उसे पीछे से कस के गले लगा लेती हूँ और उसके साथ साथ खुद भी रोने लगती हूँ। मैं रोते हुए उससे बस एक ही बात कहे जा रही थी, प्लीज़ प्लीज़ मत रोना प्लीज़। देखो मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। देखना, हम मिलकर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। अब मत रोना प्लीज़। इस वक्त हम दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की मौजूदगी मानो जैसे हम दोनों को ही सुकून दे रही थी, क्योंकि उसने भी मेरा हाथ बिल्कुल उसी तरह पकड़ रखा था जिस तरह मैंने उसे गले लगाए हुए था। क्या ये वाकई में मैं हूँ जिसने एक अनजान लड़के को गले लगाए हुए है बिना उसे जाने? लेकिन जानता तो वो भी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है ना, तो फिर मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? ये बात सोचते हुए मैं उसे चिल्लाते हुए कहती हूँ, सुना तुमने? अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर इसी तरह पकड़े हुए खड़ी रहूँगी यहाँ।
मैं भी कितनी पागल हूँ ना, मैंने ये बात उसे इस तरह बोली मानो जैसे वो मेरे दिल की बात सुन रहा हो। लेकिन न जाने क्यों मेरी ये बात सुनकर वो और भी ज़्यादा रोने लगा। ये देखकर मुझे अब बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका रोना मुझे रुला रहा था। शायद मेरी किसी बात का उसे ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन मैंने तो कभी आज तक किसी को नहीं रुलाया और ना ही किसी का बेवजह दिल दुखाया, तो फिर आज ऐसे कैसे हो गया। उसकी तकलीफ़ की वजह मैं खुद को समझकर उससे दूर जाने लगती हूँ कि तभी वो मेरा हाथ कस के पकड़ते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि अगर मैंने रोना बंद नहीं किया तो तुम इसी तरह मुझे हमेशा पकड़कर खड़ी रहोगी, फिर तुम क्यों जा रही हो। उसकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए इतना रो रहा था ताकि मैं उसे छोड़कर कभी ना जाऊं और इसी तरह उसे पकड़कर वहीं खड़ी रहूं। लेकिन क्यों वो ऐसा क्यों कहना चाहता है, वो ऐसा क्यों चाहता है। क्या वो बहुत अकेला है, क्या उसे ज़रूरत है मेरी। मैं ये सोच ही रही होती हूँ कि तभी एक बार फिर वो धीमी आवाज़ में कहता है, तुम रहोगी ना मेरे पास हमेशा। मैं कुछ बोल पाती कि तभी अचानक वो ज़मीन पर गिर जाता है। शायद ये उसके मॉम डैड थे, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे जितनी खुशी उसे घर के अंदर जाता हुआ देखकर हो रही थी, शायद ही इतनी खुशी किसी की मदद करके हुई होगी। उफ, ये दिल पता नहीं क्यों इतना बेचैन हो रहा है। ओ गॉड, मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे तो इस वक्त घर होना चाहिए था। आज तो तू गई रे, भाग अब जल्दी से। घर का ख्याल आते ही मैं फ़ौरन घर की ओर भागती हूँ और जब वहाँ जाकर देखती हूँ तो सभी लोग घर के बाहर खड़े हुए मेरा ही इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे इस तरह घूर रहे होते हैं कि मानो जैसे आज केक नहीं मुझे ही काट कर खा जाने वाले हों। लेकिन मैं भी कहाँ डरने वालों में से थी। मैं उन सभी की नज़रें इग्नोर करते हुए कहती हूँ, लगता है आप सभी को आज स्नो में खेलने का बड़ा ही मन है, तभी तो आप इस तरह यूँ बाहर खड़े हुए हैं। मेरी बात का फ़ौरन अहमद भाई जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, हमें बिल्कुल स्नो में खेलने का मन नहीं है। ये देखकर तो मानो जैसी मेरी जान ही निकल जाती है। मैं फ़ौरन उसे ज़मीन से उठाने लगती हूँ, उसके चेहरे को थपथपाने लगती हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता। शायद इसे बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए तो इसका बदन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था और अब तो स्नोफॉल भी तेज़ होने लगी थी। नहीं रे, तो इस तरह हार नहीं मान सकती, कुछ कर रे, कुछ कर। बस इसी तरह मैं खुद को हौसला दिलाती हुए और एक पत्थर उठाकर उसके घर की खिड़की पर ज़ोर से फेंकती हूँ, जिस वजह से खिड़की का कांच तेज़ आवाज़ के साथ टूट जाता है। ऐसा करते ही मैं फ़ौरन उस लड़के के पास जाती हूँ जो अब भी ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। मैं अपने कपकेक वाली बास्केट उसके पास रखते हुए एक वादा उससे करती हूँ, हाँ, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें कभी छोड़कर, और इसके लिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम मिलकर ज़रूर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। इतना कहकर मैं फ़ौरन दीवार के पीछे छुप जाती हूँ। मेरे छुपते ही उसके घर का दरवाज़ा खुलता है और कोई बाहर आता है। उसे इस तरह ज़मीन पर बेहोश पड़ा देख वो लोग फ़ौरन उसे उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। शायद ये उसके मॉम डैड थे, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे जितनी खुशी उसे घर के अंदर जाता हुआ देखकर हो रही थी, शायद ही इतनी खुशी किसी की मदद करके हुई होगी। उफ, ये दिल पता नहीं क्यों इतना बेचैन हो रहा है। ओ गॉड, मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे तो इस वक्त घर होना चाहिए था। आज तो तू गई रे, भाग अब जल्दी से। घर का ख्याल आते ही मैं फ़ौरन घर की ओर भागती हूँ और जब वहाँ जाकर देखती हूँ तो सभी लोग घर के बाहर खड़े हुए मेरा ही इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे इस तरह घूर रहे होते हैं कि मानो जैसे आज केक नहीं मुझे ही काट कर खा जाने वाले हों। लेकिन मैं भी कहाँ डरने वालों में से थी। मैं उन सभी की नज़रें इग्नोर करते हुए कहती हूँ, लगता है आप सभी को आज स्नो में खेलने का बड़ा ही मन है, तभी तो आप इस तरह यूँ बाहर खड़े हुए हैं। मेरी बात का फ़ौरन अहमद भाई जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, हमें बिल्कुल स्नो में खेलने का मन नहीं है। अहमद भाई इतना कहते ही हैं कि तभी मैं उन पर स्नोबॉल फेंक कर मारती हूँ और जल्दी से दूसरे स्नोबॉल बनाते हुए कहती हूँ, अच्छा, आपका मन नहीं है तो क्या हुआ, मेरा तो मन है ना, तो फिर खेलें। ये कहकर मैं जैसे ही दूसरा स्नोबॉल उन पर फेंकती हूँ कि तभी अहमद भाई जल्दी से डैड के पीछे जाकर छुप जाते हैं।
जिस वजह से स्नोबॉल डैड के मुंह पर जाकर लगती है और वो किसी सेंटा की तरह दिखने लगते हैं। उन्हें इस तरह देखकर सभी को हंसी आ जाती है। बस अब क्या था, अब तो मानो जैसे मुझ पर स्नोबॉल की बरसात होने लगती है।